हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं इजी संस्कृत लर्न विद कीर्ति चैनल। अभी तक हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा है, व्यंजन के बारे में पढ़ा है और अयोगवाह के बारे में पढ़ा है। लेकिन आप लोगों को एक बात नोटिस करनी चाहिए कि उनमें जो भी प्रयोग में आने वाले वर्ण हैं, आखिर उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी कौन सा वर्ण कौन सी जगह से कौन से स्थान से बोला जाता है, उसका क्या उच्चारण स्थान है। संस्कृत में एक एक वर्ण का पर्टिकुलर उच्चारण स्थान होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। वर्णाभिव्यक्ति स्थानम, यानी वर्णों की अभिव्यक्ति जिस स्थान से होती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं, या इसे हम यूँ भी कह सकते हैं वर्णानाम उत्पत्ति स्थलम, यानी वर्णों की उत्पत्ति का स्थल ही उच्चारण स्थान कहलाता है। अब देखिए, संस्कृत में कई लोग तो बताते हैं कि 7 उच्चारण स्थान है और कई लोग बताते हैं कि 8 उच्चारण स्थान है। महर्षि पाणिनि के द्वारा जो व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ रचित है उसमें बताया गया है कि अष्टौ उच्चारण स्थानानि सन्ति, यानी उच्चारण के 8 स्थान हैं। अब 8 स्थान कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूलम और उरय। अब इसमें देखिए, जो 8वां पॉइंट उरय है, ये ओनली महर्षि पाणिनि ने ही अपने व्याकरण ग्रंथ में दिया है, और बाकी के जो सवर्ण संज्ञा आदि है वहाँ पर ओनली 7 ही उच्चारण के स्थान बताए गए हैं। तो चलिए हम एक बार इन 8 के बारे में, इनके जो भी सूत्र हैं और इनकी जो भी डिटेल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। और एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, इसमें एग्ज़ाम में बहुत सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से बनकर आते हैं। पहला हमारा उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ का सूत्र है अकुह विसर्ज्यानाम कंठ है। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर अकु है ये अलग अलग लिख रखा है, ये मैंने संधि विच्छेद करके इस सूत्र को लिख रखा है ताकि आपको अच्छे से क्लियरली ये समझ में आ जाए। और वैसे इसको अगर एक साथ पढ़ेंगे तो इसका क्या होगा सेंटेंस, अकुह विसर्ज्यानाम कंठ है। अब इसका अर्थ क्या होता है? पहला वर्ड देखिए ए का मतलब है ए वर्ण, ए वर्ण या अस्वर कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा सेकंड वाला है कु। कु का अर्थ होता है कवर्ग। कवर्ग यानी कवर्ग के 5 वर्ण क, ख, ग, घ और र। और बाद में है हमारा नेक्स्ट है यानी है वर्ण। आगे है विसर्ज्यानाम यानी विसर्ग। विसर्ग आपको पता है ही, डबल डॉट का निशान जो होता है वो होता है विसर्ग। तो ए कवर के 5 वर्ण है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। सेकंड हमारा सूत्र है तालु। इसका सूत्र है इचुये शानाम तालुहु। क्या है? इचुये शानाम तालुहु। अब देखिए, जो मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ के संधि विच्छेद करके सूत्र का नाम लिख रखा है वो है इचुय शानाम तालुहु। पहला वर्ड है इसका ई यानी ई वर्ण। नेक्स्ट है इसमें चूचू यानी च वर्ग। च वर्ग के 5 वर्ण च, छ, च, छ और य। नेक्स्ट है य यानी य वर्ण। आगे है शानाम यानी शकार। कौन सा वाला श? तालव्य श भी बोलते हैं इसको, और आपके समझने के लिए बता दूं मैं, इसको संकर वाला श भी बोलते हैं। तो ई च वर्ग के 5 वर्ण, य और तालव्य श, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। थर्ड सूत्र है हमारा, उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा का सूत्र होगा ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या होगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा। पहला वर्ड है इसमें री यानी रिकार, टू यानी टवर के 5 वर्ण। टवर के 5 वर्ण कौन से हो गए? ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर है र यानी रकार, रकार यानी र वर्ण। फिर है शाणाम यानी षटकोण वाला श, इसको बोलते हैं हम मूर्धन्य श। तो री कार टवर के 5 वर्ण रे वर्ण और मूर्धन्य श वर्ण, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है।
देखिए सूत्र बहुत ही इजी है, जैसे जैसे इसमें वर्ड दे रखे हैं वैसे वैसे सूत्र की पूरी व्याख्या आप अपने आप कर सकते हैं। ओनली सूत्र याद रखना है, सूत्र के अकॉर्डिंग हम सारा इसको क्लियर कर सकते हैं। अगला हमारा फोर्थ सूत्र है दंत जो है उच्चारण स्थान है, इसका सूत्र है लृतुल सानाम दंतः। अब लृतुल सानाम दंतः इस सूत्र में देखिए जो हमने इसको संधि विच्छेद करके लिख रखा है। पहला वर्ड है हमारा लृ, सेकंड वर्ड है हमारा तू यानी तवर के पांचों वर्ण हो गए त, थ, द, ध और न। आगे हमारा है ल यानी लवर्ण। फिर है शानाम यानी सरिता वाला स, इसको बोलते हैं दंत्य स। तो दंत्य स है, इनका उच्चारण स्थान दांत होते हैं। फिर से सुन लीजिए इसकी व्याख्या। लृकार यानी लृ वर्ण, तू यानी तवर के पांचों वर्ण, ल यानी ल वर्ण और शानाम यानी दंत्य श या सरिता वाला स, इनके उच्चारण स्थान दांत होते हैं। फिफ्थ हमारा सूत्र है ओष्ठ उच्चारण स्थान है, इसका सूत्र है उपपदमान्यानाम ओष्ठौ। अब देखिए सूत्र को जो हमने तोड़ के संधि विच्छेद करके लिखा है। पहला वर्ड है हमारा उ, तो उ का मतलब हो गया उ वर्ण। पू को देखिए, अगर आप इसको करेंगे संधि विच्छेद तो ये हो जाएगा छोटा वाला पू प्लस ये जो बड़ा वाला ऊ है ये साइड में आ जाएगा, तो छोटा वाला पू प्लस ऊ, तो पू का मतलब हो गया पवर्ग। पवर्ग के पांचों वर्ण प, फ, ब, भ और म। तो ऊ वर्ण, पवर्ग के पांचों वर्ण और उपदमानीय यानी उपदमानीय मैंने आपको बताया था, उपदमानीय प फ होता है। और ये जो प और फ के पहले ये जो निशान लगाया गया है ये अर्ध विसर्ग का निशान है, इसी को हम उपदमानीय बोलेंगे। तो उपदमानीय प फ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो ओष्ठ हमारा उच्चारण स्थान है इसका उच्चारण इनसे किस किस का उच्चारण होगा? उ वर्ण, पवर के पांचों वर्ण और उपदमानीय प और फ से पहले अर्ध विसर्ग आने पर इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा सूत्र है यमंगनाम नासिका च, और ये इसका उच्चारण स्थान है नासिका। अब देखिए एक एक वर्ड लीजिए ध्यान से। पहला है य वर्ण, ये जो है हमारे च वर्ग का पांचवा वर्ण है। सेकंड है हमारा म जो है ये हमारे प वर्ग का पांचवा वर्ण है। इसके बाद थर्ड है हमारा ड़, ये हमारे क वर्ग का पांचवा वर्ण है। फिर है ण हमारा ट वर्ग का पांचवा वर्ण है। और लास्ट में आ जाता है न जो है हमारे त वर्ग का पांचवा वर्ण है। यानी जो क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जितने भी पांचों वर्ग हैं, इन पांचों वर्ग का जो अंतिम पांचवा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नासिका होती है। तो नासिका जो हमारा उच्चारण स्थान है उसका सूत्र हो गया यमंगनाम नासिका च, यानी यकार, मयकार, ड़कार, णकार और नकार, इन पांचों का उच्चारण स्थान नासिका है। और शॉर्ट में है कि सभी वर्गों के जो पांचवें अंतिम वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका होती है। सातवां हमारा सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। देखिए नासिका का एक बार फिर से सूत्र आ गया। नासिका के इसमें दो सूत्र हैं, एक तो है यमंगनाम नासिका च, इसमें तो क्या होगा, किसी भी वर्ग का जो पांचवा अंतिम वर्ण होगा उसका उच्चारण स्थान नासिका होती है। इसके अलावा एक अलग से जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार यानी एक जो बिंदु होता है किसी भी वर्ण के ऊपर, छोटा सा बिंदु होता है। जैसे ये देखिए मैंने एग्जाम्पल बताया है,
अ के ऊपर ये जो छोटा सा बिंदु है ये है अनुस्वार, इसको अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका होती है। तो इस प्रकार से नासिका से कितने का उच्चारण स्थान हो गया? एक तो किसी भी वर्ण का जो पांचवा वर्ण होगा, जो अंतिम वर्ण होगा, उसका उच्चारण स्थान नासिका है। और वो पांचों वर्ण होंगे य म ग न, ये नाम नासिका है। और एक हो गया अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका होती है। आगे चलिए, अगला हमारा उच्चारण स्थान है जीवा मूलम, यानी जीवा का मूल। अब जो जीवा का मूल है ये आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र है जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम। अब यानी जीवा मूल्य क ख का उच्चारण स्थान जीवा मूल से होता है। अब ये क और ख के पहले ये जो निशान आया है, चिन्ह आया है, ये हमारे अर्धविसर्ग का निशान है, अर्धविसर्ग का चिन्ह है। तो जीवा मूल्य क ख से जो उच्चारण होता है, जीवा मूल्य क ख से पहले जो अर्ध विसर्ग आता है, तो उस जीवा मूल्य क ख का उच्चारण स्थान जीवा मूल होता है। अगला हमारा सूत्र है ए दयितो कंठ तालु, और जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है कंठ तालु। अब देखिए यहाँ पर दो दो उच्चारण स्थान एक साथ आ रहे हैं, यानी यहाँ पे जो भी वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थान दो दो होते हैं। जैसे दो जगह से उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे देखिए कंठ तालु है, इसका सूत्र है ए दयितो कंठ तालु। अब देखिए ए दयितो, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या होगा? ए प्लस आई। क्या होगा आई दयितो का? ए प्लस आई। अब एक चीज़ देखिए, आपको अगर ए बनाना है तो ए कैसे बनेगा? अ प्लस ई, यानी कौन कौन से स्वर मिलेंगे? ए और ई, ये दोनों स्वर मिलकर के ए का निर्माण करते हैं। और आई का निर्माण कैसे होता है? अ प्लस बड़ी वाली ई, ये दोनों मिलकर के आई का निर्माण करते हैं। अब देखिए इनका उच्चारण स्थान, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कंठ तालु कैसे होता है। ये जो अ वर्ण है, जो ए का निर्माण हो रहा है ए और आई का, उसमें जो पहले वाला अ है, इसका उच्चारण स्थान, हमारा सूत्र हमने कौन सा पढ़ा था? अकुह विसर्जयानाम कंठ है। तो उसमें एकार का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ था। तो यहाँ पे भी ए का निर्माण अ से भी हुआ है, अ वाले स्वर से। तो यहाँ पे एक तो आ गया हमारा उच्चारण स्थान कंठ। आगे हमारा नेक्स्ट सूत्र था ई। अब देखिए ई का उच्चारण स्थान का सूत्र हमने क्या बताया था? इचु ये शानाम तालुहु। तो ई आ गया, तो ई का उच्चारण स्थान हो गया तालु। अब ए का निर्माण होता ही अ और ई से है, तो दोनों उच्चारण स्थानों को मिला दिया तो क्या बन गया? कंठ तालु। तो कंठ तालु से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? ए और आई का, और इसका सूत्र है ए दयितो कंठ तालुहु। अगला सूत्र है हमारा ओ दौतो कंठोष्टम। अब देखिए जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है ओ दौतो। इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आएगा ओ प्लस औ। अब देखिए कंठ और ओष्ठ से ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपने संधि में पढ़ा होगा ओ का निर्माण और औ का निर्माण कैसे होता है। अ स्वर लिया, अ में ऊ का स्वर मिलाया तो हमारे ओ का निर्माण होता है। आ स्वर लिया, आ में बड़ा वाला ऊ मिलाया तो औ स्वर का निर्माण होता है। अब देखिए जैसे हमने कहा था ए का उच्चारण स्थान होता है अकु है, विसर्जयानाम कंठ है, तो कंठ आ गया। फिर आगे हमने कहा था जो ऊ है इसका उच्चारण स्थान क्या था? याद कीजिए इसका उच्चारण स्थान था ओष्ठ।
तो अ प्लस उ मिलकर ओ का निर्माण हुआ, आ प्लस उ मिलकर औ का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे दो उच्चारण स्थान कौन से हो गए? कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ। तो कंठोष्टम जो उच्चारण स्थान है उसका सूत्र है ओ दौतो कंठोष्टम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होते हैं। डायरेक्टली बोल सकते हैं कंठोष्ठ। अगला हमारा सूत्र है दंतोष्ठम। दंतोष्ठम जो हमारा उच्चारण स्थान है, दंतोष्ठम यानी दंत प्लस ओष्ठ। इसका एक ही सूत्र है, इसमें एक ही वर्ण आता है। इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, यानी दांत और ओष्ठ होते हैं। क्या है? उच्चारण स्थान है दंतोष्ठम, सूत्र है हमारा वकारस्य दंतोष्ठम। तो इसमें क्या हो गया? पहला वर्ण क्या है? व, यानी वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होते हैं। अब देखिए जो हमने कहा था उर है, महर्षि पाणिनि वाली जो व्याकरण है उसके अंदर जो 8वां उच्चारण स्थान बताया गया उर है। तो उरे का अर्थ क्या होता है? इसका सूत्र तो दिया है औरस्य। उर को मतलब बोलते हैं हम हृदय, उर अंदर से, हृदय से। अब देखिए उर से जिसका उच्चारण स्थान होता है वो होता है एक तो री है, जैसे ब्रह्मा, बाह्य, हृदय। तो इसमें ये जो ब्रह्मा, बाह्य, हृदय, तो ये जो है इसमें है, इसका उच्चारण स्थान उर से होता है। तो समझ में आ गया? तो चलिए आप इनको रिवाइज कीजिए, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।